नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। हम आपको बताएंगे गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री ने किस तरह वहां के लोगों को दी है हजारों करोड़ों की सौगात, और संभल की रिपोर्ट में क्या कुछ है खास। इन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई खबर, जहां पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 1533 करोड़ की योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दी है। कई विकास की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा है। सपा और कांग्रेस किसान विरोधी है और 2014 से पहले गोरखपुर बीमार मेडिकल के क्षेत्र में था। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर गोरखपुर से सीधे जुड़ गए हैं। सुशील, निश्चित तौर पर गोरखपुर वासियों के लिए आज बड़ा दिन रहा। क्या क्या वहां के लोगों को सौगात मिली है? देखिए प्रभाव, बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि आज नए साल के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। ये कहे कि नए साल का एक बड़ा तोहफा दिया है गोरखपुर वासियों को। तकरीबन 1533 करोड़ की लागत से विकास कार्यों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है, जिसमें हमारे जो अन्नदाता है, जो किसान है, उन्हें तमाम इधर उधर की जाकर के परेशानियां झेलनी पड़ती थी। अब ऐसे में उन्हें निजात मिलता हुआ नजर आएगा। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे कृषि विद्यालय के प्रशासनिक भवन का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। उसके साथ ही उन्होंने जो छात्रावास की सौगात दी है, और उसके बाद जो है उन्होंने खाद को लेकर के एक लेबोरेटरी यानी लैब का भी जो है उन्होंने एक आधारशिला रखा है। और उसके बाद जो है गोरखपुर के जो नौसड़ से लेकर के कालेसर तक जो 4 लेन होना है, उसके सौंदर्यीकरण का मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर सौगात दी है बड़ी। और इसके साथ ही राप्ती तट में जो पुल है, राप्ती नदी है, उसके ऊपर 2 जो है पुल बनाना है, उसको लेकर के भी उन्होंने सौगात दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि पिछली सरकारों में जिस तरीके से चाहे रामगढ़ताल का क्षेत्र हो, चाहे डीआरडी मेडिकल कॉलेज हो, या फिर चीनी मिलें हो, जिस तरीके से गर्ग रह गया था, आज उसे फिर से हम लोगों ने स्थापित किया है। और शायद बीजेपी अगर उस समय होती तो ना ही चीनी मिल बंद हुआ होता और ना ही जो है रामगढ़ताल की स्थिति होती, ना ही चीनी मिल बेचने की कगार पे आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो है तमाम स्थितियां सुधरी हैं और तस्वीरें उसकी साफ देखने को मिल रही है। जो गोरखपुर अब एक बदलता हुआ गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर के भी कहा कि इस बार का महाकुंभ अपने आप में बेहद खास होगा, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे और देश की पटल पे उसकी छाप नजर आने वाली है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने के लिए गोरखपुर आए हुए थे। ये सवाल गोरखपुर में चूंकि मेडिकली सुविधाओं की हमेशा से ज्यादा दरकार रही है, क्योंकि सिर्फ गोरखपुर और उस बेल्ट के ही लोग नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए यहाँ पर आते हैं, तो कैसे गोरखपुर में जो मेडिकली फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है? देखिए, क्योंकि अब गोरखपुर पहले जैसा गोरखपुर नहीं रहा और मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा है कि अब बदलता हुआ गोरखपुर लोग देख रहे हैं। यानी गोरखपुर में स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पहले जो है मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी, मेडिकल कॉलेज दयनीय स्थिति में था। यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के कारण तमाम हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी। तो ऐसे में पहले उनको मेडिकल कॉलेज को मजबूत किया गया, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को जो है बेहतर किया गया। उसके बाद गोरखपुर में एम्स की भी स्थापना कर दी गई, फर्टिलाइजर बना दिया गया। यानी एम्स के आने के बाद आप समझिए कि अब गोरखपुर में जो तमाम बड़े बड़े बीमारियों से लेकर के लोग दिल्ली एम्स जाया करते थे, अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर में ही उनके एम्स है और एम्स में जाकर के वो आराम से उन सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के गोरखपुर में कहीं ना कहीं पहले और अब में बहुत अंतर आया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि कहीं ना कहीं गोरखपुर की जो दिशा और दशा बदली है वो कहीं ना कहीं अच्छी सोच की दिन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि एम्स जैसी बड़ी संस्थान गोरखपुर में आया और उसके बाद से महज चंद सालों के अंदर वो क्रियान्वित भी हो गया और आज वहाँ की जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लोग लाभ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए सुशील। आप नजर बनाए रखिए और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, ब्रीफ में आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।
गोरखपुर के बाद अगली खबर संभल से आपको बताएंगे, जहां पर सर्वे जो हुआ था शाही जामा मस्जिद का, उसकी रिपोर्ट को आज पेश कर दिया गया। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। करीबन 40 से 45 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट थी। कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में इस रिपोर्ट को पेश किया है। 24 नवंबर को आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, जिसके बाद वहां पर किस तरीके से स्थितियां दंगे में तब्दील हुई, किस तरीके से वहां पर हालात खराब हुए, वो सबके सामने। लेकिन इन सबके बीच में जो सर्वे रिपोर्ट थी, उसे सर्वे कमिश्नर ने, कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में पेश कर दिया है। करीबन 40 से 45 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है, जिसे पेश किया गया है अदालत में। अब अदालत इस सर्वे रिपोर्ट पर आगे के लिए जो अग्रिम कार्रवाई है उसको एग्जीक्यूट करेगी। 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में ये सर्वे कराया गया था। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा मुझे इस केस में अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। 2 शिफ्ट में मेरा सर्वे हुआ था, 19 नवंबर, 24 नवंबर में 2 शिफ्ट। तो शाही जामा मस्जिद जो संभल की है, उसके सर्वे को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था 24 नवंबर को, जब वहां पर दूसरी बार सर्वे हुआ था। कई लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत भी हो गई थी। इसके बाद पूरा वहां का जो मंजर था संभल का, वो दूसरी तस्वीर में तब्दील हो गया था। इसके बाद खैर गहन सिक्योरिटी के बीच में सर्वे के काम को पूरा किया गया और सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे अदालत में कोर्ट कमिश्नर ने पेश कर दिया है। करीबन 40 से 45 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है, जिसे अदालत में पेश किया गया है। और अब अदालत इस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ेगी और उसके बाद आगे के लिए जो एग्जीक्यूशन है, आगे की जो कार्रवाई है, उसको वो आगे एग्जीक्यूट करेगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट कमिश्नर ने आज अदालत में सर्वे रिपोर्ट को पेश किया। ये सर्वे रिपोर्ट संभल की शाही जामा मस्जिद की थी। 24 नवंबर को जब संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे की टीम सर्वे करने दोबारा पहुंची थी, उसके बाद वहां पर स्थितियां बिगड़ी और वहां पर दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। फिलहाल इसकी रिपोर्ट आज अदालत में पेश कर दी गई। फिरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से जुड़ चुके हैं। फिरोज, कुछ पता चल पाया इस रिपोर्ट में क्या कुछ है? फिरोज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो फिरोज, तो जानना चाहूंगा कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में है, कुछ पता चल पाया है, और अब अदालत में इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अग्रिम कार्रवाइयां क्या होंगी? आपको बता दें, जिस तरीके से 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का मामला जो सामने आया था, हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये शाही जामा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर का दावा पेश किया था। इसको लेकर 19 तारीख यानी 19 नवंबर को भी सर्वे हुआ शाही जामा मस्जिद पर। उसके बाद 24 नवंबर को फिर वहाँ हिंसा भड़क जाती है। हिंसा के बाद लगातार संभल चर्चाओं में रहता है, राजनीति का बाजार गर्म रहता है। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर रवि राघव है, उन्होंने कई बार जिस तरीके से न्यायालय से सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब था। इसके अलावा उनकी जो सर्वे रिपोर्ट थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। ये लगातार उन्होंने 2 से 3 बार न्यायालय से समय मांगा था, लेकिन आज सर्वे रिपोर्ट जो है वो न्यायालय में करीब शाम 4:30 बजे सील बंद लिफाफे में पेश हो चुकी है। वही बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट में, तो उनसे हमने पूछने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से मना किया, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट जो है वो सील बंद पेश हुई है। अब देखते हैं जब भी कोर्ट के अंदर
कितना समय लगता है, कब ये जो सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है कब खुलेगी, ये कोर्ट ही निर्णय करेगा। जब कोर्ट इसको खोलेगा तभी पता चल पाएगा। ठीक है फिरोज, आप नजर बनाए रखिए। कोर्ट में इस पे कब हियरिंग होती है, क्या कुछ आगे की एक्शन मूवमेंट होते हैं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। आप जो भी अपडेट होगा फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर मुरादाबाद से आपको बताएंगे। यहाँ पर यति नरसिम्हानंद का विवादित बयान सामने आया है। यति नरसिम्हानंद ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए और जो वक्फ को माने उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मोहन भागवत पर भी विवादित टिप्पणी करते हुए नरसिम्हानंद ने कहा है कि मोहन भागवत कोई भगवान नहीं है और काबे को लेकर भी यति नरसिम्हानंद का बयान जो सामने आया है, उन्होंने कहा है उसे भी खोद कर देख लो, वहां पर भी मंदिर निकलेगा। यति नरसिम्हानंद का विवादित बयान मुरादाबाद में सामने आया है। स्वयं सेवक संघ के चीफ मोहन भागवत पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की। शहनवाज इलियास हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुरादाबाद से सीधे जुड़ गए। और शहनवाज, यति नरसिम्हानंद एक बार फिर से विवादों में है अपनी टिप्पणियों को लेकर। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यति नरसिम्हानंद आज मुरादाबाद यहाँ कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ जो हिंदू समाज पार्टी के जो युवा विंग्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रियांशु जोशी, उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे और उन्हें जो है पाकबड़ा थाना इलाके में जो पुलिस ने रोक लिया और थाने में लगभग 1 घंटे वहां वो रुके और तमाम अधिकारी भी मौके पर वहां मौजूद थे और उन्होंने वहां से निकलते वक्त तमाम तरह से विवादित बयान दिए। उन्होंने मोहन भागवत पर भी निशाना साधा कि जिस तरीके से उनके बारे में कहा कि वो कोई भगवान नहीं है, उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह से उन्होंने जो है आज यहाँ विवादित बयान किए और मुरादाबाद में इनका कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने उनको पाकबड़ा थाने पर रोक कर वापस भेज दिया और वो यहाँ से वापस डाफना चले गए। जी, हालांकि अपनी बेतुकी बयानों के लिए यति नरसिम्हानंद हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, तो ऐसे में जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां हैं, कोई विरोध कोई मुखालफत तो नहीं रही वहां पर। देखिए बिल्कुल, वो यहाँ पहुंचे थे, उनके मुरादाबाद एंट्री से पहले ही पाकबड़ा थाना इलाके में पुलिस ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई जा रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते। तो यहाँ जिस तरीके से कार्यक्रम था, निश्चित तौर पर वो अपने बयानबाजियों को लेकर जो है चर्चाओं में रहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको मुरादाबाद में एंट्री से पहले ही उनको रोक दिया और वो किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं कर पाए और यहाँ से वो वापस जाफना चले गए। तो फिलहाल यहाँ किसी प्रकार का कोई भी उनका बयान इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हुई और पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। जी ठीक है, आप नजर बना रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे इस खबर पर फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए शहनवाज। अगली खबर हम आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां पर चंदन की हत्या में दोषी लोगों पर एक्शन हुआ है और चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषियों पर यह एक्शन लिया गया है। एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है। चंदन के परिजनों ने फांसी की मांग की है। आपको बता दें कि 2018 में 26 जनवरी को जब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी कासगंज में, वहां पर चंदन की हत्या हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला बेहद सुर्खियों में रहा था। आज उस मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है। चंदन के जो परिजन थे वो दोषियों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर। एनआईए कोर्ट में आज चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में सुनवाई थी और सुनवाई करते हुए एनआईए की कोर्ट ने 28 लोगों को इस मामले में दोषी पाया है और अब इन पर आगे सजा का ऐलान होगा। हालांकि चंदन के परिजनों ने उन आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ रहा कोर्ट में? शबाब, ये पूरा मामला 2018 का है, जब चंदन तिरंगा यात्रा के दौरान मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे और उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद ये पूरा मामला बहुत तूल पकड़ता गया। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आज आखिरकार एनआईए ने कुल 30 आरोपी इस पूरी घटनाक्रम में बनाए गए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान,
28 लोगों को दोषी करार दिया है। एक की मौत भी हो चुकी थी आरोपी की। और सीधे तौर पर कहा जाए तो न्याय मिलने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। इस तरह की नजीर पेश की है आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने। और चंदन का परिवार पूरे मामले में फांसी की मांग कर रहा था, उम्र कैद की मांग कर रहा था। देखना होगा, कोर्ट ने फिलहाल 28 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा भी जल्द सुनाई जानी है अगली तारीख में। और ये बिल्कुल साफ है कि आखिरकार चंदन के साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त पूरा मामला पॉलिटिकल भी होता नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार ने अपना बेटा खोया था, जिन्हें आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने न्याय दिया है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर प्रयागराज से आपको बताएंगे, जहां पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ संतों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज खालिस्तानी आतंकी पन्नू के पोस्टर को संतों ने जलाया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आतंकी पन्नू के खिलाफ संतों का आक्रोश दिखा है, गुस्सा दिखा है। खालिस्तानियों को जगत गुरु परमहंसाचार्य ने चेतावनी भी दी है। और चूंकि पन्नू ने कुंभ को लेकर के चेतावनी दी है, इस पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर महाकुंभ में पन्नू दिखा तो उसे जमीन में दबा देंगे। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अमित, क्या है पूरी जानकारी, डिटेल में बताइए। बिल्कुल, जो खालिस्तानी जो आतंकी है पन्नू, जो जिस तरह से उसने कुंभ मेले को उड़ाने की धमकी दी कि हम शाही स्नान को पे हजारों लोगों को बम से ब्लास्ट करके उड़ा देंगे, तो उसके बाद से ही चाहे वो साधु संत हो चाहे पुलिस प्रशासन, सभी अलर्ट मोड पे है। साधु संतों में खासकर जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो आतंकी के धमकी को लेकर की है। तो उसी के क्रम में जो जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, उन्होंने आतंकी पन्नू का पोस्टर भी उन्होंने बाकायदा जला के उसका वीडियो जो है उन्होंने वायरल किया। और उसमें साफ उन्होंने धमकी दी, अगर वो पन्नू या उसके कोई भी गुर्गे भी दिखाई देते हैं कहीं पे भी आतंकी, तो उनको इसी मिट्टी में दबा दिया जाएगा। तो साफ तौर से उनकी चेतावनी है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर साधु संतों में काफी नाराजगी देखने को मिली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी महाराज, उन्होंने भी कहा कि ऐसे अन्नू पन्नू बहुत आते रहते हैं, इनकी इधर भक्तियों से लोगों को डरना नहीं चाहिए। इसे छोटी सस्ती लोकप्रियता के क्षेत्र में इस तरह के बयान जो है वो जारी करते हैं या दूसरा का देते हैं, जिससे उनको जो है लोकप्रियता उनकी बढ़े, इसलिए इस तरह के इन्होंने धमकी दी है। इससे श्रद्धालुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बाकायदा नागा जो सेना है वो हमारी तैयार है। हर अखाड़े में हमारे पास नागा सेना है और वो अब सुरक्षा संभालेगी। अगर कहीं भी ऐसे आतंकी या इस तरह के लोग दिखाई देते हैं तो हम उनके खिलाफ, क्योंकि जो नागा है वो शस्त्र भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, तो शस्त्र भी जानते हैं चलाना। उनको हर तरीके गुण संपन्न है, उनको हर तरीके की जो शिक्षा है वो दी गई है। तो इसलिए किसी भी श्रद्धालु के डरने की आवश्यकता नहीं है। वो एकदम निश्चिंत होकर प्रयागराज के महाकुंभ में आए और आनंद ले। यहाँ पे सनातन की जिस तरह से यहाँ पे और धर्म की जो हवा बह रही है और सनातन का जिस तरह से परचम लहरा रहा है पूरे कुंभ क्षेत्र में, और भक्ति का जो रस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आए और लोग उसका आनंद लें और यहाँ पे लोग पूजन पाठ करें। तो किसी भी कोई असुविधा नहीं होगी। वही बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जब मुख्यमंत्री ही स्वयं एक महीने में 5 बार आके यहाँ पे दौरा कर चुके हैं, हर एक जगह का इसके लिए निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कमियां हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगे, जब मुख्यमंत्री खुद कमान जब संभाल लेंगे तो वहाँ की स्थिति अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो और दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे वाकई में, और मुख्यमंत्री चूंकि खुद कुंभ को लेकर के संजीदगी में हैं और लगातार वो लखनऊ बैठकर भी वहां के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो उसके लिए प्रॉपरली मैकेनिज्म बिठाया जा रहा है। और खालिस्तानी आतंकी की जो उसकी चेतावनी है उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर अलीगढ़ से आपको बताएंगे। अलीगढ़ के रहने वाले एक युवक ने मोहब्बत में सीमाओं को बांधते हुए लांघते हुए वो पाकिस्तान तक पहुंच गया। पाकिस्तान पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया। पूरा मामला जब घर वालों को पता चला तो घर वालों के भी होश फाख्ता हो गया। इसके बाद घर वालों ने अलीगढ़ में पुलिस से गुहार लगाई है
परिवार वालों ने एसपी देहात से मदद की मांग की है और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ से प्यार में पागल युवक सरहद पार कर गया। प्रमोद हमारे साथ हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब घर वाले परेशान हैं कि बेटा वहां पर फंसा हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है परिवार वालों की? क्या बेटे से कोई बात हो पा रही है और कैसे पुलिस तक ये मामला हैंडल हो रहा है? देखिए, ये 22 वर्षीय युवक आकाश है जो अलीगढ़ का रहने वाला है। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, पाकिस्तान में मंडी एक जगह है, वहां जाकर इसने बाकायदा एक रूम लिया और जो प्रेमिका थी वो इससे मिलने के लिए आती थी। इलाके के जो स्थानीय लोग थी उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल में जुट गई। उसके बाद इसे हिरासत में ले लिया है, यानी 24/10/2024 को इस लड़के को हिरासत में ले लिया और न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। जानकारी जैसे ही अलीगढ़ में इस युवक के परिजनों को हुई है तो परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो वापस इंडिया आ जाए। इसके अलावा आज जो परिवार के लोग हैं उन लोगों ने बाकायदा एक लिखित शिकायत एसएसपी संजीव कुमार सुमन को दी है। आश्वासन एसएसपी द्वारा दिया गया है कि जो पत्र है उनका फॉरवर्ड या बाई चैनल कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान में ये लड़का फंसा हुआ है और जेल में बंद है तो क्या कब तक इसको क्या मदद मिल पाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस लड़के की सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की से मुलाकात हुई और देखिए सभी दस्तावेज ये घर पर छोड़कर पाकिस्तान चला गया है। यानी कैसे इसने सीमाएं पार करी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद। अब तमाम पहलुओं पर जो पाकिस्तान की जांच एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। हालांकि घटना के बाद अब जानकारी परिजनों से हुई और देखिए परिजनों ने बाकायदा इस लड़के ने पाकिस्तान से एक कॉल अपने परिवार को की है जिसमें माँ से बात की है, पिता से बात की है, जिसमें उसने यही कहा है कि बहुत जल्द मैं अपने जहां मुझे पहुंचना था वहां पहुंच गया हूं और जल्द वापस आऊंगा। आप देखिए जिस तरीके से ये पाकिस्तान में फंसा हुआ है, देखना यह है कि कब तक ये इंडिया वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। हालांकि जो परिजन है वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और जानकारी होने पर तमाम जो शुभचिंतक है उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं। तमाम लोग जानना चाह रहे हैं, यानी एक एक चीजें। हालांकि जो उसका कॉन्टेक्ट नंबर, जो फोन नंबर था, वो फोन नंबर लंबे समय से बन जा रहा है। इसके अलावा देखिए जो माँ है, बुजुर्ग माँ है, घर में 3 भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो गई है, तीनों भाइयों का माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान में फंसा हुआ है कब तक इंडिया वापस आएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं और सीधे तौर पर वो मुलाकात बीजेपी के। अच्छा, ये गया कब था, संक्षेप में बताइए, गया कब था ये घर से और घर वालों को पता कब चल पाया कि ये पाकिस्तान में है? देखिए ये गया था दिवाली से पहले गया है और बाकायदा जो पाकिस्तान की पुलिस है, मंडी की जो पुलिस है, उसने इसे 24/10/2024 को गिरफ्तार किया है। घर वालों को जानकारी उस वक्त हुई है जब ये लंबे समय से घर वापस नहीं आया। हालांकि दुबई की बताकर गया था। जिस नंबर से इसका कॉल घर के नंबर पर आया है वो नंबर पाकिस्तान का है। उसके बाद फिर परिजनों को चिंता सताने लगी है और जानकारी हुई है। अब देखिए पूरा परिवार बेहद परेशान है। तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई इसमें इंटरफेयर करे और बहुत जल्द इसको इंडिया वापस बुलाया जाए। हालांकि ये घर से कहकर दुबई की निकला था और ये दिल्ली में। ठीक है प्रमोद, आप नजर बनाए रखिए। मामला बेहद संजीदा है और बेहद दिलचस्प भी है कि प्यार के लिए किस तरह लोग सरहद को भी पार कर जाते हैं, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के वहां तक पहुंच जाते हैं, पूरी तरीके से इलीगल चीजों पे। अब कैसे वहां से चीजों को हैंडल किया जाता है इस पर नजर बना के रखिए। जो भी अपडेट होगा आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को लखनऊ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।